हमारा यूनिवर्स लाखों करोड़ों अरबों सितारों से भरा पड़ा है। साइंटिस्ट के मुताबिक हमारे यूनिवर्स में 200 बिलियन ट्रिलियन सितारे मौजूद हैं। इसी में से एक हमारे सूरज से सबसे करीबी सितारे प्रोक्सिमा सेंटोरी के प्लैनेट प्रोक्सिमा बी से अप्रैल 2019 में साइंटिस्ट को मिस्टीरियस रेडियो सिग्नल्स रिसीव हुए। ये मिस्टीरियस इसलिए थे क्योंकि जब इन पर ऑब्जर्वेशन की तो पता चला कि ये सिग्नल्स यूनिवर्स में इस जगह के अलावा और कहीं भी मौजूद नहीं है, और ये सिग्नल्स 982 मेगाहर्ट्ज़ की नैरो बैंड रेंज में रिसीव हुए थे, जो सैटेलाइट और रॉकेट्स में कम्युनिकेशन के लिए इंसान इस्तेमाल करते हैं। तो क्या इसका मतलब ये हुआ कि हमारे करीबी तरीन सितारे में किसी एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ के पास हमारे ही जैसे सैटेलाइट्स और टेक्नोलॉजी मौजूद है? आज की इस वीडियो में मैं इसी बारे में बात करूँगा। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। प्रोक्सिमा सेंटोरी हमारे सूरज से 4.25 लाइट ईयर दूर है। यह सेंटोरस कॉन्स्टिलेशन में मौजूद सितारा है। यह हमारे आसमान से नज़र आने वाले सितारों में तीसरा सबसे ज़्यादा चमकदार सितारा है। यह एक ट्रिपल स्टार सिस्टम का हिस्सा है जिसमें प्रोक्सिमा सेंटोरी और अल्फा सेंटोरी ए और अल्फा सेंटोरी बी का बाइनरी पेयर सिस्टम मौजूद है। अल्फा सेंटोरी ए और अल्फा सेंटोरी बी एक दूसरे के करीब हैं और ये दोनों स्टार हमारे सूरज से काफ़ी मिलते जुलते हैं। अल्फा सेंटोरी ए येलो लाइट का सूरज से 1.5 गुना ज़्यादा ब्राइट सितारा है और अल्फा सेंटोरी बी ऑरेंज लाइट का सूरज से आधा ब्राइट स्टार है। अल्फा सेंटोरी ए हमारे सूरज से बड़ा है और अल्फा सेंटोरी भी हमारे सूरज से छोटा है। इन तीनों के कंपेयरिंग में हमारा सूरज इन दोनों के बीच के ऑर्डर में आता है। यह बाइनरी स्टार पेयर हमारे सन से भी ज़्यादा पुराना है। हमारा सन 4 बिलियन साल पुराना है और ये बाइनरी पेयर सिस्टम पूरे 5 बिलियन साल पुराना। अप्रैल 2019 में ऑस्ट्रेलिया की पार्कस मोरियांग टेलीस्कोप पे हमारे सूरज से सबसे करीबी सितारे प्रोक्सिमा सेंटोरी के प्लैनेट प्रोक्सिमा बी से मिस्टीरियस सिग्नल रिसीव हुए। उन सिग्नल्स को साइंटिस्ट ने ब्रेक थ्रू लिसन कैंडिडेट 1 या BLC-1 का नाम दिया। ब्रेक थ्रू लिसन प्रोजेक्ट ये जानने के लिए शुरू किया था कि अगर स्पेस में कोई एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ मौजूद है तो उसको ऑब्जर्व करके उससे कम्युनिकेट किया जाए। इस प्रोजेक्ट पे $100 बिलियन खर्च हुए थे और फिर पूरी दुनिया की लेटेस्ट टेक्नोलॉजी यूज़ करके ऑब्जर्वेशन में हज़ारों घंटे लगाए गए और पार्कस मोरियांग टेलीस्कोप प्रोक्सिमा सेंटोरी पे ऑब्जर्वेशन कर रही थी। साइंटिस्ट को पार्कस मोरियांग टेलीस्कोप से 4 मिलियन सिग्नल्स रिसीव हुए थे। 4 मिलियन सिग्नल्स में से बेकार और एक जैसे सिग्नल्स को निकालने के बाद उन्हें 5000 अलग सिग्नल्स मिले, जिनको साइंटिस्ट ज़मीन पर मौजूद रेडियो ट्रांसमीटर से क्रॉस चेकिंग के बाद एक्सप्लेन नहीं कर सके थे। ये सिग्नल सिर्फ तभी रिसीव हुए थे जब सैटेलाइट प्रोक्सिमा बी की तरफ पॉइंटेड की हुई थी और ये सिग्नल्स पूरे 30 घंटे की ऑब्जर्वेशन तक आते रहे। प्रोक्सिमा बी को साइंटिस्ट ने 2016 में रेडियल वेलोसिटी मेथड के ज़रिए डिस्कवर किया था। इस मेथड में स्टार सिर्फ एक जगह स्टिल नहीं रहता जब इसके इर्द गिर्द प्लैनेट्स ऑर्बिट कर रहे होते हैं। प्लैनेट्स की स्मॉल ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से स्टार भी एक छोटे से सर्कल में घूमना शुरू हो जाता है। तो फिर उस मूविंग स्टार की लाइट स्पेक्ट्रम को ट्रैक करने के लिए रिसर्चर्स एक बहुत ही सेंसिटिव स्पेक्ट्रोग्राफ इस्तेमाल करते हैं। स्टार की लाइट हल्की सी ब्लू में शिफ्ट हो जाती है जब प्लैनेट स्टार के करीब होते हैं और स्टार की लाइट हल्की सी रेड को शिफ्ट हो जाती है जब प्लैनेट्स स्टार से दूर जाता है। जब यह शिफ्टिंग दिन, महीने या साल के एक ख़ास वक्फे के बाद बार बार रिपीट होती है तो फिर यह पता चलता है कि लाइट की यह शिफ्टिंग एक प्लैनेटरी बॉडी जो स्टार के राउंड ऑर्बिट कर रहा है उसकी वजह से हो रही है। प्रोक्सिमा बी के कई कैरेक्टरिस्टिक्स अर्थ से सिमिलर हैं। प्रोक्सिमा बी का रेडियस 1.1 गुना और मास 1.3 गुना अर्थ से ज़्यादा है और दोनों प्लैनेट्स की डेंसिटी सेम है। प्रोक्सिमा बी एक रॉकी प्लैनेट है, लेकिन इन दोनों प्लैनेट में फ़र्क भी है। सबसे पहला फ़र्क दोनों प्लैनेट्स की अपने अपने सोलर सिस्टम में लोकेशन। प्रोक्सिमा बी का स्टार इससे सिर्फ 0.05 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट दूर है। हमारे सोलर सिस्टम में सन से सबसे करीबी मरकरी है जो सन से 0.04 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट दूर है, जिसका मतलब कि प्रोक्सिमा बी अपने स्टार से बहुत ज़्यादा फासले पर नहीं मौजूद। तो इस वजह से प्रोक्सिमा बी को आग बगोला प्लैनेट होना चाहिए जैसे कि मरकरी है, लेकिन ऐसा नहीं है, जिसकी वजह यह है कि प्रोक्सिमा सेंटोरी जो प्रोक्सिमा बी का स्टार है वो एक रेड डॉर्फ है।
और प्रोक्सिमा बी अर्थ ही की तरह अपने स्टार से 60% एनर्जी रिसीव करता है, जिसकी वजह से ये प्लैनेट अपने स्टार से करीब होने के बावजूद भी हैबिटेबल जोन में है, यानी यहाँ पर लाइफ पॉसिबल है। हमारी कायनात में बेशुमार अननोन प्लैनेट्स हैं, जिनमें से हमने 4935 एक्सो प्लैनेट ऑलरेडी डिस्कवर कर लिए हैं और अभी 65 नए एक्सो प्लैनेट्स डिस्कवर हुए हैं, जिससे हमारे प्लैनेट्स की काउंटिंग 5000 को पहुंच गई है। पास्ट में हमने तमाम तरह के प्लैनेट, स्मॉल रॉकी प्लैनेट्स, जुपिटर से भी बड़े गैस जाइंट्स और बेहद गर्म प्लैनेट्स और इन सब के अलावा कुछ और प्लैनेट्स भी हमने डिस्कवर किए हैं। केपलर 1469c एक ऐसा प्लैनेट है जिसकी करैक्टरिस्टिक्स अर्थ से काफ़ी मिलती जुलती हैं। यह अब तक का डिस्कवर्ड सबसे ज़्यादा हैबिटेबल प्लैनेट है, जिस पर ज़िंदगी बिल्कुल मुमकिन है। अब तक हम 55 अर्थ जैसे प्लैनेट्स को डिस्कवर कर चुके हैं, लेकिन इन सब को स्टडी नहीं कर पाए, सिर्फ कुछ ही को स्टडी कर पाए हैं। जेम्स वेब टेलीस्कोप इंसानों की बनाई हुई अब तक की सबसे एडवांस टेलीस्कोप है। यह अपनी से पिछली टेलीस्कोप से 1000 गुना ज़्यादा ताकतवर है। इसकी मदद से हम यूनिवर्स के कई राजों से पर्दा उठा सकते हैं। और जिस स्पीड से हमारी टेक्नोलॉजी एडवांस हो रही है और जेम्स वेब टेलीस्कोप की मदद से, हो सकता है कि हम फ्यूचर में इन सब प्लैनेट्स को स्टडी कर लें और उन सब प्लैनेट्स को डिस्कवर और स्टडी कर लें जिन पर ज़िंदगी पॉसिबल है, और वहाँ के बायोलॉजिकल लाइफ के बारे में स्टडी करें और एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ से कांटेक्ट कर पाएँ। जेम्स वेब टेलीस्कोप को जिन मकसद के लिए बनाया है, इनमें स्टार और प्लैनेट फॉर्मेशन की स्टडी भी शामिल है। यह अपने काम के पहले साल में ही एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स को हमारे सोलर सिस्टम के बाहर ढूंढेगी और ये भी पता करेगा कि वो कैसे पैदा होते हैं और उनमें किसी पर ज़िंदगी और पानी मौजूद है या नहीं। जेम्स वेब की स्टार और प्लैनेट फॉर्मेशन की रिसर्च हमें यह समझने में मदद करेगी कि प्लैनेट्स पैदा होते वक्त कैसे होते हैं। जेम्स वेब में इंफ्रारेड लाइट डिटेक्टर्स स्टार और प्लैनेट की फॉर्मेशन की रिसर्च के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। इसकी वजह है कि विजिबल लाइट हम अपनी आंखों से देख सकते हैं। जो कुछ भी आसपास हम अपनी चीज़ें देखते हैं वो सब विजिबल लाइट की मदद से ही देख पाते हैं, लेकिन इंफ्रारेड लाइट को हम लोग नहीं देख सकते। इंफ्रारेड लाइट की वेवलेंथ विजिबल लाइट से ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से ये स्पेस में डेंस रीजन्स और डस्ट जो स्टार के बनने से पहले होती हैं उनमें से पास हो सकती है, जिसका मतलब जेम्स वेब टेलीस्कोप हमें स्टार और प्लैनेट फॉर्मेशन की और इंटरस्टेलर स्पेस की फिजिक्स समझने में मदद करेगा। इसमें कोई शक नहीं कि जेम्स वेब टेलीस्कोप के मेन मिशन में प्लैनेट और स्टार फॉर्मेशन के बारे में रिसर्च करना एक मेन मकसद है, जिससे हमें कायनात को समझने में मज़ीद मदद मिलेगी और हम अपने यूनिवर्स को और अच्छे से जान पाएंगे।